नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, पीजीटी फिजिक्स, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिकी विषय में पहले चैप्टर के गॉस थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में बचे हुए 2 एप्लीकेशंस को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सारी चीजों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग गॉस थ्योरम के दूसरे एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग थीन प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण। इनफाइनाइट साइज का है, बहुत बड़ा है मगर पतला है, इस बात का ध्यान रखिए। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। हम लोग सपोज कर रहे हैं इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो अभी हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गॉसियन सरफेस मैंने इसमें ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसका रेडियस r है और लेंथ l है। हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो फील्ड लाइंस होता है वो स्ट्रेट, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फील्ड लाइन स्ट्रेट होगा, पैरेलल होगा और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा। उनके बीच का जो गैप होगा वो यूनिफॉर्म होगा हर जगह पर। हम लोग यहाँ पर 3 सरफेस लेंगे, ए, बी और सी। ए जो है हम इस सरफेस में ले रहे हैं इधर की तरफ, बी जो होगा वो इधर लेंगे और सी इसके कर्व सरफेस में लेंगे। तो ए में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, एंगल 0 डिग्री है। बी में उसी तरह से छोटा सा पोर्शन लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। सी में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, गॉस थ्योरम हमको क्या बोलता है, जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1/ε0 टाइम्स क्यू। क्यू हो गया यहाँ पर चार्ज, ठीक है। तो हम लोग E डॉट ds का जब क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस बना है इसका 3 हम छोटे छोटे पार्ट में हम लोग लेंगे, ठीक है। पहला A के लिए लेंगे, फिर B के लिए लेंगे और C के लिए लेंगे। A के लिए एंगल 0 डिग्री होगा, B के लिए एंगल 0 डिग्री होगा और C के लिए एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम तीनों के लिए अलग अलग लिख दे रहे हैं। E डॉट ds A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा होता है, उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो E डॉट ds पूरे सरफेस के लिए हम जब तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं तो E ds cos थीटा हो गया पहले सरफेस के लिए, E ds cos 0 हो गया, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कर दिए दूसरे सरफेस के लिए, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तीसरे सरफेस के लिए। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने से E डॉट ds जो पूरे सरफेस का था वो बच गया सिर्फ 2 सरफेस के लिए, दोनों में एंगल 0 है इसलिए हम 2E ds लिख रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसमें अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये पूरे सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि इसका रेडियस r हम माने हुए हैं। तो E डॉट ds जो कि q/ε0 के बराबर था वो किसके बराबर हो गया, 2E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो q/ε0 को सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय ε0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपको मालूम है सिग्मा जो होता है, सिग्मा होता है किसके बराबर, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो चार्ज क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को E मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2ε0, ठीक है, सिग्मा बाय 2ε0 मिलेगा। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो E आई कैप, ये जो है ना ये आई कैप है, आई कैप हम लोग यहाँ पर क्योंकि ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इधर E वेक्टर है, यहाँ पर हम लोग आई कैप लगा दे रहे, एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। तो ये दोनों साइड के लिए होता है, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मल टू द प्लेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एक प्लेन लेते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन का अगर हम लोग लेते हैं, ये पोर्शन लेते हैं तो इसके नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इस प्लेन के नॉर्मल होगा,
ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे दूर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ गॉसियन सरफेस का, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस हम छोटा लिए थे, हम बड़ा भी ले सकते थे, उससे इंडिपेंडेंट रहता है। जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं गॉसियन सरफेस, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। It neither depends on the distance of point of consideration nor the radius of cylindrical surface। यहाँ cylindrical था तो उसके रेडियस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। इन बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक समझ के रखेंगे, ये हमें हमारे काम का रहेगा। इसके बाद एक और बात, हम जो शुरुआत में लिए थे, हम लोग क्या लिया था कि जो थीन लिए थे हम लोग, प्लेन शीट जो लिए थे वो बहुत पतला लिए थे। अगर थिक होगा तो क्या होगा, जब थिक होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अवेलेबल ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसलिए चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस विल बी ट्वाइस एज बिफोर, पहले जितना चार्ज था उससे डबल हो जाएगा। अगर ठीक लेंगे तो दोनों साइड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेना पड़ेगा, और पहले अगर चार्ज क्यू था तो अब कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। इसलिए हमारा फील्ड भी डबल हो जाएगा, और पहले जो फील्ड आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर थीन शीट ऑफ चार्ज है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा, मगर अगर थिक होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम यहां लिख करके दिखा दिए हैं। अब हम लोग तीसरे एप्लीकेशन की तरफ आएंगे। तीसरा एप्लीकेशन जो है वो है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यूनिफॉर्म हो गया था, चार्ज दिस स्फेरिकल सेल की जगह थीन स्फेरिकल सेल ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको 3 पॉइंट पर हमें निकालना है, एक सेल के बाहर निकालना है, एक सेल के सरफेस पे निकालना है, और एक सेल के अंदर निकालना है। ध्यान रखिएगा ये सेल है, SHELL। बायो वाले बच्चे कंफ्यूज मत कीजिएगा, बायो में जब भी हम लोग सेल बोलते हैं तो बच्चे तुरंत समझते हैं CELL, ठीक है। मगर यहाँ हम लोग फिजिक्स के हिसाब से चल रहे हैं, हम लोग सेल बायोलॉजिकल टर्म में यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर SHELL लिखना है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जो पतला है, इसमें चार्ज टोटल हम Q दिए हुए हैं जो कि सरफेस पे है, इसका सेंटर O के पास है, रेडियस हम R ले रहे हैं, और ये हॉलो है, इस बात का ध्यान रखिए। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर में किसी पॉइंट पर निकालना है। हमने माना कि इसमें पूरा चार्ज Q है, तो बाहर में अगर हमको P पॉइंट पे निकालना है तो पहला चीज है गॉस थ्योरम लगाना है, तो गॉसियन सरफेस बनाना होगा, ठीक है। तो एक स्फीयर के चारों साइड गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, हम गॉसियन सरफेस के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है ड्रॉन अराउंड ए चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज at every point of which electric field intensity is same, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम है तो उसको हमको सरफेस बनाना है। अगर एक स्फीयर है उसके चारों साइड अगर हम एक सरफेस बनाते हैं तो वो स्फेरिकल सरफेस ही बनेगा, ठीक है। तो ये हम बना दिए, स्फेरिकल ही बना। हम मान लेते हैं यहाँ डॉट 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 किए, तो ये डॉट 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 जो है हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि गॉसियन सरफेस है, इसी कारण से तो उसका रेडियस हम R लिए। अब हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम लगाना है तो हमको एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो छोटा सा पोर्शन लिए हैं जिसका एरिया ds है, तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर बाहर हो गया। इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो गॉस थ्योरम हमें क्या बताता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 by epsilon नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इसके अंदर टोटल चार्ज है कितना, इसके अंदर टोटल चार्ज Q है, इसलिए यहाँ पर Q आया है। E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसी को हम लिख सकते हैं E ds cos 0 cos 0 1 हो गया, यानी कि E ds Q by epsilon नॉट हो गया इक्वल्स टू। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ds का, तो ds छोटा सा पोर्शन है स्फीयर का, तो जब टोटल देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा स्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस के लिए ये r है, ठीक है। तो उसके लिए हम निकाल के देखेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, ठीक है। अगर
हम इसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। उस टर्म में भी ये आ सकता है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे Q के जगह पर ये वैल्यू को, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल at a point outside the cell is such as if the whole charge were concentrated at the center of the cell। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम स्फेरिकल सेल के बाहर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो ऐसा होता है कि जो स्फेरिकल सेल में जो भी चार्ज था वो चार्ज पूरा का पूरा सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब अगर हम इसके सरफेस पे निकालना चाहते हैं तो सिंपल इस बात का ध्यान रखना है कि स्मॉल आर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से। ठीक है, तरीका वही है जैसे अभी हम निकाल रहे थे, और हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। सेम उसी प्रोसेस में चलेंगे, क्योंकि इस बार सरफेस एरिया जो आ रहा है वो सरफेस एरिया हम लोग आ रहा है गॉसियन सरफेस जो बना है वो उसी स्फेरिकल सेल के ऊपर बनना है। ठीक है, उसका भी रेडियस कैपिटल आर है। अब अगर हम Q को लिखना चाहेंगे, आपको मालूम है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पे आपको विशेष ध्यान नहीं रखना, इसी पे ध्यान रखना। एक और आसान तरीका याद रखिएगा, बाहर में हम निकाले थे तो वहां आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस में निकालेंगे तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब अगर हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, तो अंदर देखने के लिए हमको फिर गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, वो हम बता रहे हैं अभी आपको। एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण सबसे ज्यादा उसके सरफेस में होता है। ध्यान रखिएगा, ये हॉलो है, सॉलिड नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहां होता है, सरफेस पे होता है। हॉलो के केस में भी, सॉलिड के केस में भी सरफेस पे ही ज्यादा होगा, बट आपको जानना है हॉलो के लिए भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हॉलो के लिए सबसे ज्यादा कहां होता है, सरफेस पे होता है। अगर हम इसके अंदर निकालना चाहते हैं तो अंदर फिर हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब आप एक बात हमको बतलाइए, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, इसमें चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, भले हम सारा काम कर ले, एरिया वेक्टर दिखा दे, सब चीज दिखा दे, मगर इसके अंदर जब चार्ज ही नहीं है, Q जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि चार्ज इसमें है ही नहीं, गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि गॉसियन सरफेस जो हॉलो था उसके अंदर, हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, और सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाता है और इंफिनिटी में जीरो हो जाता है। ठीक है, ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। हम बहुत पहले आपको बताए थे कि बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रहा है, तो इट इज बेटर टू सिट इनसाइड द कार के अंदर ही बैठे रहिए, बस के अंदर ही बैठे रहिए, बनिस्बत कि किसी पेड़ के नीचे चले जाइए। ठीक है, बचने के लिए, कारण यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, फिजिक्स में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और ग्राफ बनाना आपको सीखना होता है, जो 11th क्लास में ही आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखते हैं स्फेरिकल सेल के लिए, उस वेरिएशन को अगर हम लोग एक प्लॉट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी कि सरफेस पे देखो, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और उससे पहले का वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, आपको यहां तक हम आपको बता चुके हैं, ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ है। हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके अनुसार हम आपको फिर से बना करके सारे सॉल्यूशन का जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम सॉल्व करके बतला करके एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप
घर में रहें, घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के बाहर ना निकले, समय समय पर हाथ धोते रहें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने सोसाइटी को बचाएं, अपने जिले को बचाएं, अपने राज्य को बचाएं और हम लोग अब एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने देश को बचाएं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।